हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल, आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पर स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह हम आज करंट अफेयर के कुछ नए विषयों को लेकर के आए हैं। आज डेट हो गई है 21 सितंबर 2020। तो रोज कुछ ना कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर अलग अलग घटनाएं होती हैं, कुछ वार्ताएं होती हैं, कुछ बैठकें होती हैं, या कोई परमाणु प्रशिक्षण करता है, या इसके अलावा कुछ अन्य काम जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन क्लासों के अंदर हम उन सभी विषयों को ही बहुत अच्छे से समझते हैं। तो अब तक हमने काफी सारी चीजें समझ ली है, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। अगर आपके बहुत सारे लोगों को नहीं पता तो आप उन्हें भी इन्फॉर्म कीजिए कि इन रेगुलर क्लासेस को अटेंड करें, ताकि उनका करंट अफेयर मजबूत हो सके। क्योंकि बहुत सारे लोग सेल्फ जो रिलायंट होते हैं वो सोचते हैं कि हम खुद करेंगे, तो खुद उनको क्या करना पड़ता है, करंट अफेयर के लिए बहुत सारे सोर्सेज को डिस्कवर करना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारा समय खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या सुविधाजनक है कि आप वीडियोस को देखें और अपने करंट अफेयर को मजबूत कर लें। तो चलिए इसी के साथ हमारे करंट अफेयर क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे टॉपिक्स जो है करंट अफेयर के उनको जान लेते हैं। तो हमारे करंट अफेयर का जो पहला टॉपिक है यह है हरिकेन सैली। हमारा दूसरा टॉपिक रहने वाला है करंट अफेयर आज का, यह रहेगा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2020, और हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा ब्लू फ्लैग। तो आज हम इन तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले हरिकेन सैली को शुरू कर लेते हैं। तो देखो, जो हरिकेन सैली है, अब तक आपको करंट अफेयर की क्लासेस पढ़ते पढ़ते अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं, तो अब तक आपको ये पता लग जाएगा कि हरिकेन क्या होता है। ठीक है, हरिकेन क्या होता है? दरअसल हरिकेन क्या है, एक तूफान होता है। ये तूफान कहाँ का होता है? यह तूफान अटलांटिक सागर के अंदर बना हुआ होता है। जैसे कि जो हमारा अमेरिका है, तो अमेरिका के आसपास का जो क्षेत्र है, अगर उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो उसके जो पूर्व का हिस्सा है उस समुद्री हिस्से को कहा जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर, और जो नीचे दक्षिणी अमेरिका है उसका जो पूर्व का हिस्सा उसको कहा जाता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो यानी कि है तो वह महासागर ही। तो उस महासागर के आसपास क्या होता है, जब कभी भी कोई समुद्री तूफान तैयार होता है, चक्रवात बनता है, तो उसको हरिकेन के नाम से कहा जाता है। पिछले दिनों में हमने हरिकेन लौरा को बहुत अच्छे से समझा था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर के आई बटन पर टैप करके वह वीडियो भी देख सकते हैं। हरिकेन लौरा की हम बात कर चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, तो जिस प्रकार से हरिकेन लौरा ने अपनी गतिविधियां दिखाई थी, ठीक उसी प्रकार से हरिकेन सैली ने भी अपनी गतिविधियां दिखाई हैं और अमेरिका के लुसियाना को बहुत ज्यादा प्रभावित करा है। यह किस प्रकार से किया है, जरा एक बार मैप मानचित्र में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हमें और आइडिया लग जाएगा इसके अंदर कि किस प्रकार की गतिविधियां थी इसकी। तो इसकी जो गतिविधियां थी वो उसने कुछ इस प्रकार से की थी, और यह जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा अमेरिका का है। हमने अमेरिका को एक थोड़ा सा रफली ड्रॉ किया है, ताकि थोड़ा सा हम मानचित्र को भी आइडिया ले सकें क्या है। तो ये हरिकेन सैलिदस ने क्या करा, ये अमूमन यहाँ बना। नॉर्मल मैं बता चुका हूँ पहले भी कि चक्रवात क्या होते हैं। चक्रवात को बनने के लिए समुद्र चाहिए होता है, समुद्र में भी ये निम्न दाब के क्षेत्र में बनते हैं। और चक्रवात बनाने की मैंने पूरी की पूरी प्रक्रिया पिछली हरिकेन लौरा वाली वीडियो में बताया था। तो आप आई बटन पर टैप करके अगर आप वह वीडियो देखते हैं तो आपको चक्रवात बनने की पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चक्रवात जो ये था ये यहाँ बना, और यहाँ बनने उसने क्या करा, ये इस प्रकार से यहाँ आया और लुसियाना टकराते हुए क्षेत्र के अंदर चला गया, जिसने बहुत ज्यादा ही मात्रा में जनजीवन को प्रभावित किया है। जब जब कोई भी चक्रवात हरिकेन क्षेत्रों में टकराता है तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी मात्रा में जनजीवन प्रभावित होता है और लोगों का स्थानांतरण भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वही स्थिति यहाँ भी इनके साथ में देखने को मिली है। चलिए अब इसके बाद आगे अब समझ लेते हैं। हमने हरिकेन लौरा की बात पहले कर ली थी, सैली की बात हमने कर ली है, किस प्रकार की गतिविधि इसने की है और किस प्रकार की वजह से ये, इन कारणों की वजह से यह करंट अफेयर का विषय बन गया। तो यह सब घटना कब हुई? यह सब घटना हुई थी 13 सितंबर को, यानी कि 13 सितंबर को अमेरिका में यह घटना घटी और जनजीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। अगर हरिकेन सैली की बात करें तो हरिकेन सैली जो है, हरिकेन सैली लेवल 2 का चक्रवात था। देखो चक्रवात को क्या करते हैं, 5 श्रेणी में डिवाइड करते हैं। 5 श्रेणी में क्या होता है, रैंक होती है 1 2 3 4 और 5, इस प्रकार के रैंक्स में डिवाइड करते हैं। 5वीं श्रेणी का जो चक्रवात होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और अगर पहली श्रेणी का चक्रवात जो होता है वो सबसे ज्यादा हल्का चक्रवात होता है, नुकसान बहुत कम पहुंचाता है। सबसे ज्यादा जो खतरनाक चक्रवात है ज्यादा नुकसान करता है, हल्का चक्रवात कम नुकसान करता है। तो अगर हम सैली की बात करें, सैली कैसा है, लेवल 2 का चक्रवात है, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसकी हवाएं चल रही थी। तो इसने वैसे तो खैर जो नुकसान करा वह बहुत कम करा। पिछली बार जो हरिकेन लौरा था उसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन जो ये हमारा हरिकेन सैली था उसने कम मात्रा में नुकसान पहुंचाया। लेकिन चक्रवात कोई भी हो, नुकसान सब करते हैं। अगर बात करें कहाँ टकराया था, तो जाहिर सी जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या कहलाता है, लुसियाना वाला हिस्सा कहलाता है। तो लुसियाना मुख्य रूप से इस चक्रवात से प्रभावित रहा। और इसके अलावा कुछ और बातें जो इससे जुड़ी हुई की जाए तो अटलांटिक हरिकेन मौसम लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। हरिकेन
अटलांटिक हरिकेन मौसम क्या है? अटलांटिक महासागर का यह जो हिस्सा है, यहाँ पर जितने भी चक्रवात बनते हैं उन सभी चक्रवातों जुड़ी हुई सभी सूचनाएं जो भी होती हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया होती है, यह इसके द्वारा जारी की जाती है, अटलांटिक हरिकेन मौसम के द्वारा। हरिकेन क्यों कहा जाता है? देखो, अटलांटिक महासागर में जो भी चक्रवात बनता है उसको हरिकेन कहा जाता है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अगर हिंद महासागर के अंदर कोई चक्रवात बनता है तो ऐसी स्थिति में कोई तूफान तैयार होता है तो उसे हम चक्रवात का नाम देते हैं, लेकिन यह अटलांटिक का है तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? हरिकेन। तो अटलांटिक हरिकेन मौसम जो डिपार्टमेंट है, यह एक विभाग है अमेरिका का। तो उसने क्या करा, इसने यह बताया कि यह जो हरिकेन सैली आया है, हरिकेन सैली सन 2020 का जो यह था इनका मौसम होता है, अटलांटिक हरिकेन मौसम है जो इनका, उसके अंदर का ही है सातवां चक्रवात है, उसके अंदर का ही है सातवां चक्रवात है। यानी क्या सोचने वाली बात यह है कि अब तक सन 2020 के अंदर यहाँ पे लगातार 7 चक्रवात आ चुके हैं और अभी भी आगे भी आने की संभावना है। आने की संभावना क्यों है? दरअसल यह है जो अटलांटिक हरिकेन मौसम होता है, यह मौसम 1 जून से 30 नवंबर तक माना जाता है। यानी कि हम ये बात करें कि 1 जून के बाद अब तक यह 7वां हरिकेन यहाँ आ चुका है, ठीक है। और अगर इस डिपार्टमेंट की बात करें तो यह डिपार्टमेंट, यह लोग बताते हैं कि भाई 12 हरिकेन अमूमन क्या होता है, इस मौसम के तहत आते हैं। यानी कि 1 जून से लेकर के 30 नवंबर तक लगभग 12 हरिकेन आने की पूरी संभावनाएं होती हैं। और ऐसी स्थिति में यह भी मानते हैं कि जो 3 हरिकेन आएंगे, यह तीनों ही हरिकेन बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे, प्रलयकारी होंगे और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो इन लोगों को इस सब चीजों की पहले तैयारी रहती है। इन सब चीजों की घोषणा कौन करता है, कौन इसके बारे में इंडिकेट करता है, कौन बताता है? तो उस डिपार्टमेंट का नाम है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यह बताया गया है कि भाई लगभग क्या होता है, इस हरिकेन मौसम के अंदर 12 हरिकेन आते हैं, जिसके अंदर 3 प्रमुख हरिकेन हैं और 6 सामान्य हरिकेन इनके साथ में ही बनते हैं। इसके अलावा 3 हरिकेन और तैयार होते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 12 हरिकेन है तो यहाँ पर क्या है, 3 प्रमुख हो गए और 6 इन 3 से बने हुए सामान्य हो गए, तो 6 और 3 हो गए 9। लेकिन इसके अलावा 3 हरिकेन आने की और संभावनाएं भी यहाँ पर होती है। आई होप आपको यह क्लियर हो रहा होगा। हम क्योंकि हरिकेन को लेकर के बात कर रहे हैं, सारी बात जो है वो अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में हो रही है। तो अब तक हमने इसके सभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे चर्चा कर ली है, तो हम यह देख लेते हैं कि यहाँ प्रश्न कहाँ से बन सकता है। देखो, सबसे पहली बात तो हरिकेन सैली अपने आप में एक प्रश्न को लेकर के चल रहा है, क्योंकि इसने जो हमारा उत्तरी अमेरिका है इसके दक्षिणी क्षेत्र को प्रभावित किया है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह लेवल 2 का चक्रवात है। साथ ही साथ कहाँ प्रभावित किया इसने? लुसियाना के क्षेत्र को प्रभावित करा, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें कि भाई अटलांटिक हरिकेन जो मौसम होता है उसके अंदर कितने हरिकेन आने की संभावना होती है? 12 हरिकेन आने की संभावना होती है, जिसके अंदर 3 बड़े और खतरनाक चक्र हरिकेन आते हैं, ठीक है। किसके द्वारा घोषणा की गई? नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है, ठीक है। तो यह सभी बातें हो गई, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। अगर आपसे परीक्षा में यह भी पूछ लेता है कि भाई अटलांटिक हरिकेन मौसम का समय क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा 1 जून से लेकर के 30 नवंबर तक का यह समय होता है। अब हम यह बात करते हैं, जैसे कि हमने यह बताया कि भाई यह जो चक्रवात था ये लेवल 2 का चक्रवात था, और मैंने यह बताया था कि चक्रवात 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, उनकी खतरनाक मतलब उनकी भयावहता, उनके नुकसान के आधार पर या उनकी गति के आधार पर। तो ऐसी स्थिति में उसको निर्धारित कैसे किया जाता है और कौन सा मापदंड है, तो वह समझ लेते हैं। तो उसका जो वर्गीकरण है वह किसके द्वारा किया जाता है? वह किया जाता है सेफिर सिम्पसन विंड स्केल के द्वारा। यानी कि सेफिर सिम्पसन विंड स्केल के द्वारा इन चक्रवातों का वर्गीकरण किया जाता है। और वर्गीकरण कैसे किया जाता है यह समझते हैं। सेफिर सिम्पसन एक मौसम विज्ञान शास्त्री थे, भूगोलविद थे, उनके द्वारा इस पूरे के पूरी प्रणाली को तैयार किया गया था। लेकिन तैयार किस आधार पर किया गया है? तैयार किया गया है विंड के आधार पर। यानी कि अब यहाँ पर हम जो भी चीज बताएंगे वो किसके आधार पर बताएंगे? विंड के। यानी कि हवा की गति क्या है, हवा किस प्रकार से चल रही है, उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, उस स्थिति से हम बता पाएंगे कि वर्गीकरण कैसा हो रहा है। तो वर्गीकरण समझते हैं। जो सबसे हल्का, आसान और नॉर्मल चक्रवात होता है, जो सामान्य चक्रवात की श्रेणी में आता है, उस चक्रवात की जो गति होती है वह होती है 119 किलोमीटर से 153 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर कोई चक्रवात है, कोई तूफान है, उसकी गति उसके अंदर जो हवाएं हैं वह 119 से 153 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वह चक्रवात पहले लेवल की श्रेणी के अंदर काउंट किया जाएगा। वहीं अगर दूसरे लेवल की बात की जाए तो दूसरे लेवल की जो स्पीड है वह है 154 किलोमीटर पर आवर से 177 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अगर कोई भी चक्रवात बनता है, हरिकेन बनता है और हवा इस प्रकार से चलती है तो उसे लेवल 2 की श्रेणी में रखा जाएगा। वहीं लेवल 3 की बात की जाए तो लेवल 3 के अंदर आते हैं 178 किलोमीटर पर आवर से 208 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो पहले वाले चक्रवात है ना, ये दोनों श्रेणी वाले, यह श्रेणी वाली बहुत सामान्य है, ये नुकसान वगैरह बहुत कम पहुंचाते, कई बार ऐसा नुकसान पहुंचा ही नहीं पाते क्योंकि इनकी स्पीड बहुत कम होती है। लेकिन अब जो बाकी 3 है, ये बाकी 3 बहुत ज्यादा खतरनाक है। और लेवल 5 वाला जो यह चक्रवात है यह सबसे ज्यादा खतरनाक यानी कि अत्यधिक प्रलयकारी की श्रेणी में रखा जाता है।
तो जो तीसरे वाला था उसकी स्पीड है 178 किलोमीटर पर आवर से 208 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद जो अगला है उसकी स्पीड है चौथे नंबर वाले का लेवल 4 का आता है 209 किलोमीटर से 251 किलोमीटर पर आवर। और 252 किलोमीटर या उससे अधिक के जितने भी चक्रवात होंगे यानी कि जितने भी तूफान होंगे, इन तूफानों के अंदर अगर 252 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या उससे ज्यादा से हवाएं चल रही हैं तो ऐसी स्थिति में वह जो हरिकेन होगा, जो चक्रवात होगा, उसको क्या कहा जाएगा? लेवल 5 का तूफान। तो हमने वर्गीकरण को लेकर के भी बात कर ली है। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको यह टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। वहीं अब अगला रुख कर लेते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक है आपका आज का, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2020। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं टॉपिक को। यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले जो इसके कीवर्ड्स हैं वे कीवर्ड्स देखते हैं। देखो, संयुक्त राष्ट्र, जैसे कि हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र क्या है? यूएन, यूनाइटेड नेशन, सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो यूनाइटेड नेशन ने कुछ ना कुछ लेकर के आया है, यूनाइटेड नेशन जुड़ा हुआ है, तो हमारे लिए यह तो अपने आप ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ जरूरी है कि इसको हम पढ़ें। अब यह क्या लेकर के आया है? सतत विकास लक्ष्य लेकर के आया है। सतत विकास लक्ष्य कैसे होते हैं? सतत विकास लक्ष्य वह होते हैं कि पर्यावरण को या तो नुकसान हम पहुंचाए ही ना, या फिर कम से कम पर्यावरण का नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा विकास हो। मानव के विकास के लिए नई नई तकनीकों का इजाद किया जा सके, उनका आविष्कार किया जा सके। तो ऐसी स्थिति को लाकर के क्या हुआ है, 2020 के लक्ष्य अब निर्धारित किए गए हैं। तो हम 2020 के लक्ष्यों को लेकर के बात करेंगे। तो इसके अंदर कुछ अलग अलग चीजें होती हैं। तो इसके अंदर लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना हुई है, एक महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली है। और यह जो महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली है, यह भारत के परिप्रेक्ष्य में भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह टॉपिक हमारे लिए दो तरह से महत्वपूर्ण हो गया। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि यूएन का महत्व बहुत ज्यादा है, तो यूएन की तरफ से भी टॉपिक महत्वपूर्ण हो गया। साथ ही तो भारत को लेकर के इसमें बात की गई, तो भारत को लेकर के भी हमारे लिए टॉपिक महत्वपूर्ण हो गया। समझते हैं बात क्या हुई है। तो जो ये है यूएन सतत विकास लक्ष्य 2020 है, इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर एक युवा वर्ग की सूची निकाली गई है। युवा वर्ग हम समझते हैं पूरा पूरा यूथ को लेकर के है। ठीक है, अब यह लोग क्या कर रहे हैं? युवा वर्ग की सूची निकाली। युवा वर्ग की सूची किस प्रकार से निकाली, उद्देश्य क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। तो दरअसल क्या होता है कि दुनिया भर के अंदर जो यूनाइटेड नेशन है, पूरी दुनिया का एक ग्लोबल है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि युवा वर्ग की सूची से निकाली। अब युवा वर्ग की सूची किस आधार पर निकाली है, क्या क्या चीजें से देखिए तो वह समझते हैं। तो क्या हुआ कि भाई ये जो डिपार्टमेंट है इसका और ये जो काम हो रहा है सतत लक्ष्य का, तो उसमें यह लोग यह देखते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड कौन कौन से जो युवा हैं, यूथ के कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने डेवलपमेंट के अंदर, सतत विकास के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर अगर कोई अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है या फिर कोई ऐसा काम करता है जिसे पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाए, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को सूची में शामिल किया जाता है। तो इस सूची के अंदर भारत के एक व्यक्ति का नाम आया और उस व्यक्ति का नाम है उदित सिंघल। तो उदित सिंघल नाम के यह जो व्यक्ति है, इनकी जो उम्र है यह मात्र 18 वर्ष की है, लेकिन इनको यूनाइटेड नेशन ने इस लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया है। लिस्ट के अंदर शामिल क्यों किया है यह भी समझ लेते हैं। जाहिर सी बात है, इन्होंने पर्यावरण के दृश्य में, पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण काम किया होगा। मैं बता चुका हूँ कि पर्यावरण को लेकर के सतत विकास लक्ष्य और युवा वर्ग की सूची है उनके लिए बनाई जाती है जो पर्यावरण के क्षेत्र में युवा है और अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण उन्होंने योगदान अपना दिया है। तो जाहिर सी बात है भाई, उदित सिंघल जो है इन्होंने भी कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण योगदान तो दिया होगा अपना। वह योगदान क्या दिया, वह योगदान समझते। तो इनका जो योगदान है वह है, इन्होंने एक प्रणाली तैयार की। प्रणाली का नाम है ग्लास टू सेंट। ठीक है, यह प्रणाली इन्होंने क्या करे, सन 2018 में तैयार की थी। अब ये प्रणाली इनके द्वारा तैयार की गई, नाम क्या है? ग्लास टू सेंट। अब नाम का मतलब समझते हैं कि ये ग्लास टू सेंट का मतलब क्या है। ग्लास का मतलब क्या होता है? ग्लास का मतलब होता है कांच, जिसके हमारे ग्लास होते हैं, बॉटल्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स की बहुत सारी जो हम बोतल्स देखते हैं हमारे घर में ग्लास होते हैं, तो ये किसके होते हैं? कांच के होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और पदार्थ भी होते हैं जो कांच से ही तैयार किए जाते हैं। तो इन्होंने क्या करा है, ये जो उदित सिंघल साहब हैं, इन्होंने ग्लास टू सेंट यानी कि इन्होंने एक प्रणाली इजाद की जिसके तहत क्या कर सकते हैं, कांच को रेत में परिवर्तित कर सकते हैं। तो कांच को रेत में परिवर्तित करने की इन्होंने एक प्रणाली तैयार कर ली है, जिसकी वजह से ही इनको इस सूची में शामिल किया गया और यूएन ने इनका नाम सराहा है बहुत ज्यादा। अब यह किस लिए काम किया गया, इसका उद्देश्य क्या था या इससे क्या क्या हो सकता है यह समझ लेते हैं। देखो, हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, सब जगह पे सभी देशों की एक बहुत बड़ी समस्या है। जो समस्या क्या है, कूड़े को लेकर के। कूड़ा हर तरह का हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी आ रहा है और नॉर्मल वेस्ट भी आ रहा है, बाकी और चीजों को लेकर के वेस्ट भी होता है। तो अब इन्होंने क्या करा है, इनका जो योगदान है वो महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। अमूमन क्या होता था, पहले सभी लोग यह करते थे कि जो कांच था उसको भी नॉर्मल कूड़े के साथ ही फेंक दिया करते थे, लेकिन इससे क्या होता था, तो लैंडफिल वगैरह होता था, वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी और बहुत सारी परेशानी देखने को भी मिलती थी। अब इन्होंने क्या कर दिया, जो कांच है, कांच के लिए एक नई प्रणाली बना दी है। अब इसके तहत क्या हुआ, कांच को बाकी कूड़ों के साथ नहीं रखा जाएगा, कांच को अब ग्लास टू सेंट प्रणाली के तहत डाला जाएगा, जहां पर कांच को क्या किया जाएगा, कांच को रेत में परिवर्तित किया जाएगा। तो उसका फायदा कहां होगा,
कांच से बन गया रेत, तो रेत से अब व्यापार होगा तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में योगदान मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा इससे। दूसरी चीज क्या होगा, पर्यावरण के क्षेत्र में भी यह एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कांच से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो अब पर्यावरण जो पदार्थ थे, जैसे कि हम लैंडफिल करते थे, जगह जगह पे जाकर के हम जमीनों के अंदर कांच को दफना दिया करते थे, जहाँ गाड़ दिया करते थे, तो ऐसी स्थिति में मिट्टी की जो उर्वरता थी, वहां के जो पदार्थ थे, वैसे भी नष्ट हो जाया करते थे। तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी यहाँ महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। तो यह काम इनके द्वारा किया गया है। यह इन्होंने ग्लास टू सैंड प्रणाली कब इजाद की थी, इन्होंने कब बनाया था इसको, सन 2018 में इसको तैयार कर लिया था। ठीक है, साथ ही साथ यह जो प्रणाली है किसके तहत आई है, यह आया है जीरो वेस्ट इकोसिस्टम के तहत इसको रखा गया है। जीरो वेस्ट इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि इकोसिस्टम तो हमारा पारितंत्र होता है, जो हमारी पूरी व्यवस्था चल रही है वह इकोसिस्टम के तहत है। तो जीरो वेस्ट का मतलब क्या है, जीरो वेस्ट का मतलब यह है कि हमने अब हमारे पास जो चीज थी, जिस चीज को हम पहले से इस्तेमाल कर रहे थे, वो चीज वेस्ट नहीं हुई, खराब नहीं हुई। खराब कैसे नहीं, कांच क्या होता है, कांच जब टूट जाता है तो किसी काम का नहीं रहता, यानी कि जिस शेप में उसको लेकर के आते हैं, अगर वह शेप खराब हो जाए, वह टूट जाए, तो इसके बाद क्या होता है, वो हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है, हम उसको फेंक देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका वेस्ट बताया है जीरो। जीरो वेस्ट को बताया भाई, पहले ग्लास था, खराब हो गया, बाद में क्या करा, ग्लास को कन्वर्ट कर दिया सैंड के अंदर। वेस्ट कहाँ हुआ, कहीं नहीं हुआ। अब सैंड को लेके क्या करेंगे, व्यापार में इस्तेमाल करेंगे, भवन निर्माण के कामों में लगाया जाएगा रेत को। तो इस प्रकार से इसको जीरो वेस्ट इकोसिस्टम के तहत रख दिया गया है। ठीक है, तो यह बात थी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2020 की, जिसके अंदर भारत के 18 वर्षीय उदित सिंघल का नाम शामिल किया गया है। और यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उदित सिंघल ने क्या बनाया, ग्लास टू सैंड एक प्रणाली डेवलप की, जिसके तहत क्या हो रहा है, ग्लास को हम सैंड के अंदर कन्वर्ट इजीली कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगली बात कर लेते हैं। अगली हमारी बात है ब्लू फ्लैग को लेकर के। देखो, ब्लू फ्लैग बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो गया है, और भारत से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए अपने आप में ही ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ब्लू फ्लैग क्या है, ब्लू फ्लैग समझ लेते हैं। ब्लू फ्लैग एक तरह से एक इको टूरिज्म मॉडल है। क्या है ये, इको टूरिज्म, यानी कि पर्यावरण को लेकर के एक टूरिज्म का मॉडल तैयार किया गया है। उसके तहत कुछ काम किए गए हैं, काम समझ लेते हैं क्या क्या हुआ है। टूरिज्म क्या होता है, टूरिज्म हम समझते हैं जब किसी क्षेत्र पे या किसी जगह पे अलग अलग जगह से लोग घूमने जाते हैं, तो एक टूरिज्म का वह महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है, वह पर्यटन का क्षेत्र बन जाता है, जिसके बाद वह अर्थव्यवस्था के योगदान में और पर्यटकों के आकर्षण का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। तो यह जो ब्लू फ्लैग है, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। हाल ही में भारत के जो 8 समुद्री क्षेत्र हैं, 8 समुद्री तट हैं, उन तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल के लिए नामित किया गया है। यानी कि भारत के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देने की अनुशंसा की गई है, सिफारिश की गई है। तो यह सिफारिश किस आधार पर की जाती है, यह एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होता है ब्लू फ्लैग। यह 4 महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर दिया जाता है। यह 4 महत्वपूर्ण मानदंड कौन कौन से हैं, पर्यावरण, शिक्षा व सूचना, नहाने वाले जल की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन व संरक्षण, और सूचना सुरक्षा व सेवा। इसके तहत यह महत्वपूर्ण है। इसके अंदर भी क्या होता है, 33 महत्वपूर्ण मानदंड होते हैं, जिनके आधार पर इसको दिया जाता है। तो अब हम यह समझते हैं कि मतलब क्या, देखो क्या होता है, जब कोई भी पर्यटन का क्षेत्र होता है, जैसे कि हमने क्या बात कर रहे हैं, समुद्र तट को बात कर रहे हैं। समुद्र तट क्या है, हमेशा से ही पर्यटकों के आकर्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना है, लोग जाते, अमूमन जाते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, यह टैग देने की बात की गई है, लेकिन इस टैग के लिए 4 महत्वपूर्ण चीजें देखी जाती हैं। 4 महत्वपूर्ण जो इंडिकेटर है वह समझते हैं। पहला, पर्यावरण, शिक्षा व सूचना। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि वहां के जो लोग हैं या वह जो क्षेत्र है, वे क्षेत्र जिस प्रकार तैयार किया गया है, जिस प्रकार से वहां काम हो रहे हैं या टूरिज्म डेवलप किया गया है, वहां पर पर्यावरण की शिक्षा को लेकर के, सूचना को लेकर क्या काम किया गया। क्योंकि जैसे जो पर्यावरण, जो समुद्र तट है, ये तो पूरे पूरे पर्यावरण है, एनवायरमेंटल होते हैं, यहाँ पे सारे काम पर्यावरण के आधार पर होता है। जल है, रेत है, बाकी चीजें भी होती है। तो यह देखते हैं कि वहां पर पर्यावरण की लेवल क्या है, वहां पर्यावरण की एजुकेशन क्या है, किस प्रकार की जो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन वहां डेवलप की गई है, पहला महत्वपूर्ण मानदंड है। दूसरी बात, जब भाई कोई भी टूरिस्ट किसी जगह पे जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नहाएगा। तो नहाने की स्थिति में वहां पे ये लोग जांच करते हैं कि वहां पर जो नहाने वाले जल की गुणवत्ता किस प्रकार है, कि खराब जल तो सर्व नहीं किया जा रहा वहां पे नहाने के लोगों को। तो यह लोग वह भी चेक करते हैं, उसके बाद इस सर्टिफिकेट को देते हैं। इसके बाद तीसरा होता है पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण। तो यह टैग, यानी कि जो ब्लू फ्लैग टैग है, इसको देते समय यह भी दिखा जाता है कि उस जगह पर, उस क्षेत्र में जो पर्यावरण के प्रबंधन का और संरक्षण का काम है वह किस प्रकार से किया गया है, साथ ही साथ पर्यावरण की सुरक्षा और सेवा वहां पर किस हद तक की जा रही है। यह सभी जो 4 महत्वपूर्ण इसके मानदंड हैं, उनके आधार पर ही बाकी चीजों को देखा जाता है। उसके बाद यह फैसला लिया जाता है कि जो जगह है, स्थान है, वह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट लेने का योग्य है भी या नहीं, क्योंकि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इंटरनेशनल है और पर्यावरण के क्षेत्र में अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, टूरिज्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इन सभी चीजों को देखा जाता है। तो यह सभी घोषणा हुई है। अगर इसकी बात किया जाए ब्लू फ्लैग टैग की, तो ब्लू फ्लैग टैग कब से चल रहा है, ब्लू फ्लैग टैग चल रहा है सन
86 से 1986 से 100 देश जो हैं वो 100 देश हर साल इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे मनाते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, यह जो ब्लू फ्लैग टैग है किससे संबंधित है? कोस्टल एरिया से संबंधित है। तो क्या हो रहा है, 1986 से हर साल लगभग अब 100 देश जो हैं वह इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई जो कोस्टल एरियाज है वहां पर पर्यावरण को डेवलप होता है, देखा जाए पर्यावरण वहां बहुत ज्यादा डेवलप हो, और साथ ही साथ क्या हो, जो कोस्टल एरियाज है वो क्लीन रहे। क्योंकि क्या होता है, जब पर्यटक जाते हैं इन जगहों पर तो बहुत सारा कूड़ा कर देते हैं, नुकसान होता है, पर्यावरण को हानि पहुंचती है। तो ऐसी स्थिति में यह लोग ये भी देखते हैं कि पर्यावरण को नुकसान ना हो और पर्यटन भी चलता रहे, इससे कि अर्थव्यवस्था में योगदान भी होता रहे। तो इस प्रकार के काम यहाँ किए गए हैं। अब यह बात देखने वाली है कि ब्लू फ्लैग टैग किसके द्वारा दिया जाता है। तो ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेट है, यह सर्टिफिकेट डेनमार्क की एक एजेंसी के द्वारा दिया जाता है। एजेंसी का नाम क्या है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। यह फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन कहां पर है? डेनमार्क के अंदर है, और इसके द्वारा यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है और दिया जाता रहा। भारत को देने की जो बात चल रही है, यह भी इसके द्वारा ही दिया जाएगा। तो यह सारी बातें जो थी वह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से लेकर जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा घोषणा जिस समय की गई थी कि भाई भारत के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देने की बात चल रही है, तो उस समय क्या था, उस समय भारत की कुछ महत्वपूर्ण चीजें उनको भी समझ लेते हैं। तो भारत का ICZ है, यानी कि इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट जो है, तो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट इसको सन 2010 में तैयार किया गया था। ये भारत के जो कोस्टल एरियाज हैं उन सभी जोन्स का मैनेजमेंट देखता है ICZM, इंटरनेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट। तो इसके द्वारा एक और अपना जो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट अपना एक मॉडल तैयार किया गया था। उस मॉडल को लेकर के बात की गई थी। वो मॉडल का नाम क्या है? BEMS, यानी कि बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको लेकर के भी बात की गई थी। तो इन्होंने कहा है कि भाई ये इनका अपना क्षेत्रीय है, तो ये इसको भी साथ साथ लेकर के चलेंगे। तो भारत का अपना क्या है यहाँ पर? यह जो बात थी ब्लू फ्लैग टैग, ये तो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल किसके द्वारा? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क के द्वारा दिया था। तो यहाँ भारत ने अपने को लेकर के बात कही है। तो भारत का अपना जो ICZ है और जो BEMS है, यानी कि बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सिस्टम, इसको लेकर के भी बात की गई है। भारत का जो यह ICZM है, यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ICZM यानी कि इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट जो है, इसको सन 2010 में तैयार किया गया था। तो यह भी इस प्रश्न के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रश्न में ये भी, पेपर में यह भी पूछा जा सकता है। तो वैसे तो आज के क्लास के अंदर हमने अपने तीनों ही टॉपिक्स किए, यानी कि हरिकेन सैली, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2020 और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, तीनों को लेकर के ही इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन सभी की चर्चा हमने बहुत अच्छे से कर ली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके आज की जो क्लास थी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, आपके करंट अफेयर में इंप्रूवमेंट हुई होगी। पर उसके बाद भी अगर आपको कोई लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन है, तो ऐसी स्थिति में आप क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप करेंगे तो आपको जवाब भी दिए जाएंगे। जो भी समस्या होगी उसको सुलझाया जाएगा। और बाकी इस तरह के करंट अफेयर की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी वीडियोस तो लगातार हमारे चैनल पे आती ही रहती हैं। और आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट का, कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। विल सी यू सून।